सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संख्या 7 से और फिर बारी बारी हर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें जो पहला है वह है रस। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रस के बारे में और इसे हम एक ज़बरदस्त ट्रिक के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और आपको मालूम है कि जो रस पूछने वाला है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में कक्षा 10 के, उसमें केवल हमें 2 रस पूछेगा, एक हास्य रस पूछेगा, एक करुण रस। और इनमें से हमें एक रस को करना होगा, जिसके लिए हमें एक उसके परिभाषा पे 1 नंबर और उसके उदाहरण पर 1 नंबर मिलेंगे। टोटल मिला के हमें 2 मार्क्स मिलने वाले हैं साथ। फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th हिंदी का ट्रिक वाली यह क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे रस और गेन करेंगे 2 मार्क्स। और आपको मालूम है कि यह जो क्लास है यह ट्रिक वाली क्लास है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखा है, जिसे मैं आपको सुनाना चाहूँगा। और वो लाइन है, रही बात क्वेश्चन की उसके नस नस को तोड़ देंगे। रही बात क्वेश्चन की उसके नस नस को तोड़ देंगे। और रही बात एग्जाम की, अरे उसे यूं ही फोड़ देंगे। और रही बात एग्जाम की, अरे उसे यूं ही फोड़ देंगे। और आपको मैंने बता ही दिया कि हमें 2 रस पढ़ना है, एक हास्य रस और एक करुण रस। और दोनों में से हमें एक रस एग्ज़ाम में लिखना होगा, जिसके परिभाषा पर 1 नंबर और प्लस उसके एग्जाम्पल पर 1 नंबर मिलेंगे। टोटल मिला के हमें इस क्वेश्चन से 2 मार्क्स मिलने वाले हैं, जिसे हम ट्रिक के माध्यम से गेन करेंगे। सो अब हम स्टार्ट करेंगे रस का अध्ययन करना। रस जो है वही हमें पढ़ना है 2 रस। एक पढ़ना है हमें हास्य रस और एक पढ़ना है हमें करुण रस। इसके लिए मैंने जो ट्रिक लाया है, इसके सबसे पहले हमें यह याद करना होगा कि हास्य रस का जो अस्थाई भाव है वह हास है। हास्य रस का अस्थाई भाव जो है वह हास है और करुण रस का जो अस्थाई भाव है वह शोक है। अब ये अस्थाई भाव है क्या? अस्थाई भाव इतना, अगर हम डीप में जाएंगे तो हमें जो हमारा ये वीडियो है लंबा बनेगा और हमें इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। हमें केवल अपना मार्क्स गेन करना है और वह मार्क्स गेन करने के तरीके को जानना है, क्योंकि हमारा जो टाइम था सीखने का वह चला गया है। अब केवल हमें ट्रिक के माध्यम से चलना है, यानी कि हमें स्मार्ट वाली पढ़ाई करनी है। तो हमें याद रहना चाहिए कि हास्य रस जो है उसका अस्थाई भाव हास्य है और जो करुण रस है उसका अस्थाई भाव जो है वह शोक है। हमें केवल 2 ही रस पढ़ना है, इसलिए हम 2 ही रस का अस्थाई भाव केवल याद करेंगे। और इसका सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि हम इसके इसी अस्थाई भाव से ही अपना परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा कैसे बनाएंगे? यहाँ पे जो है रस है उसका रस का नाम लिख देंगे। अगर हास्य रस है तो हास्य रस लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? रस। जो रस होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। और वो हास्य रस, हमको 2 ही रस ना, हास्य रस और करुण रस। हास्य रस का जब परिभाषा बनाना होगा तो हास्य रस लिखेंगे, और जब करुण रस का परिभाषा बनाना होगा तो करुण रस लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या, हम हास्य रस का पहले बनाते हैं, तो हो जाएगा हास्य रस का अस्थाई भाव। अब अस्थाई भाव क्या है? हास है, तो यहाँ पे हम उसका क्या लिखेंगे? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव। तो सबसे पहले यहाँ पे रस और यहाँ पे उसका अस्थाई भाव। फिर उसके बाद एक बार यहाँ पे और अस्थाई भाव लिखेंगे। आप पहले पूरा समझिए, लास्ट में आपको पूरा समझ में एकदम आ जाएगा। बस 2 मिनट बने रहिए और देखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव। यहाँ पे भी हमें लिखना होगा अस्थाई भाव।
यहाँ पे रस, यहाँ पे अस्थाई भाव और यहाँ पे अस्थाई भाव। ये नहीं कि हाथ से रस है तो यहाँ पे हाथ से रस लिखेंगे और अस्थाई भाव इसका लिख देंगे। जो रस होगा उसका अस्थाई भाव हम यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे। तो परिभाषा हमारा बनेगा क्या, देखिए अगर हमें हाथ से रस का परिभाषा बनाएंगे तो हो जाएगा हाथ से रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो क्या होगा, हास्य रस। क्योंकि हम परिभाषा हास्य रस का ही बना रहे हैं, सो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार जब हम करुण रस का परिभाषा बनाएंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, करुण रस लिख देंगे और फिर यहाँ पे उसके अस्थाई भाव को लिख देंगे और फिर यहाँ पे उसके अस्थाई भाव को लिख देंगे और लास्ट में हमें करुण रस का परिभाषा बनाना है तो हम लास्ट में यहाँ पे करुण रस लिख देंगे। और फिर हमारा परिभाषा क्या बनेगा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। आपको समझ में आ रहा है परिभाषा, सिंपल सा है। यहाँ पे रस का नाम, यहाँ उसका अस्थाई भाव, फिर यहाँ पे उसका अस्थाई भाव, फिर यहाँ पे रस का नाम। हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस जब पूछेगा तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक है जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। बस आपको करना क्या है, रस का अस्थाई भाव याद करना है और आपको यह परिभाषा याद करना है। बस इसको उठाकर इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें और इसमें रख दो, इसको उठा के इसमें रख दो और हमारा यह परिभाषा तैयार हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा याद करना है, आपका दोनों परिभाषा एक ही रहेगा। ऐसे याद करने का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जब हम अलग अलग परिभाषा याद करते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला इसमें का था कि ये वाला इसमें का था। तो सबसे अच्छा बस हम अस्थाई भाव याद कर लेंगे और हमें मालूम रहेगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव जो होगा हाथ से होगा तो परिभाषा हास्य रस का बन जाएगा और जब करुण रस का अस्थाई भाव शोक होगा तो शोक वाला परिभाषा बन जाएगा। उस ट्रिक से जो परिभाषा बनेगा हास्य रस का वो इस प्रकार होगा कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। ये तो होगा परिभाषा उसका। अब इसका एग्जाम्पल में कैसे समझेंगे हम कि नहीं इसका एग्जाम्पल यही है। तो हास्य रस का मतलब कि कोई हंसने वाली बात होगी, यानी कि उसका कुछ ऐसे आकार वेशभूषा ऐसा कुछ ऐसा मतलब उसमें कोई बात होगी कि आपको एक अलग सा हंसी आ जाएगा। तो वही जो हंसी आएगा वही हास्य रस होगा। जैसे कि यह पहला एग्जाम्पल जो है वह शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। सबसे पहले अगर आप इसे पहचानना चाहें तो ये जो हंस है इसी से समझ में आ जा रहा होगा आपको कि यह हास्य रस होगा। सबसे सिंपल सा आपको दो ही रस पढ़ना है, एक करुण रस एक हास्य रस। अगर करुण रस नहीं है तो पक्का है कि हास्य रस होगा और हास्य रस नहीं है तो पक्का है कि करुण रस होगा। तो यह जो है यह हंसे से ही पहले कंफर्म हो गया कि यह हास्य रस है। तो आपका पहला एग्जाम्पल यह हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वह है कि गौर से देखा तो पाया प्रेमिका को मूंछ थी अब ये हुल्लड़ क्या करेगा क्या करेगी चांदनी। तो यहाँ पे देखिए प्रेमिका को मूंछ थी, अब प्रेमिका को मूंछ है तो इस बात से तो हंसी आने वाली है पक्का, तो इसमें भी हास्य रस होगा। लेकिन मैंने दो एग्जाम्पल लिखा है तो इसका मतलब नहीं कि आप भी पेपर में दो एग्जाम्पल लिखेंगे। मैंने एक केवल दो एग्जाम्पल इसलिए लिखा है कि आप दोनों एग्जाम्पल याद कर लेंगे
और जो याद रहे आपको अच्छे से वही आप पेपर में लिख दीजिएगा। और यह एग्जाम्पल केवल 2 लाइन का है जो आप आसानी से याद कर जाएंगे। और जो उस ट्रिक से जो दूसरा हमारा परिभाषा बना वह बना करुण रस, जिसमें करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का यानी शोक। शोक का मतलब कि कोई दुख वाली बात हो। आपके घर वो जो कोई एक्सपायर जब हो जाता है तो तेरही वगैरह का जो कार्ड बन के आता है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि वहाँ पे लिखा होता है कि शोक पत्र, यानी कि दुख से भरा पत्र। तो यहाँ पे ऐसी कोई आपको लाइन दी जाएगी जिसमें शोक के बारे में यानी दुख के बारे में बताया गया होगा या कोई दुख वाली बात हुई होगी, तो वह करुण रस में आ जाएगा। करुण रस में आ जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव मैंने बता ही दिया कि शोक होगा। तो परिभाषा जो बना वह बना कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। इसमें भी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, जिसमें से आपको जो एग्जाम्पल अच्छा लगे या दोनों एग्जाम्पल आप याद कर लेंगे तो और भी अच्छी बात है। तो पहला जो एग्जाम्पल है वह है मणि खोए भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको पहचानने का सबसे मस्त जो उसका फार्मूला है वह है कि आप देखिए इसमें आप ये जो लाइन पढ़ रहे हैं, दोनों रीड कर रहे हैं, क्या इसको पढ़ने के बाद आपको तनिक भी हंसी फील हो रही है? आपको खुशी का आनंद तनिक भी हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? देखिए ध्यान से, मणि खोई भुजंग सी जननी, फनसा पटक रही थी शीश, यानी कि कोई फन के समान अगर अपना शीश पटक रहा है तो क्या आपको हंसी आएगी? हंसी तो आएगी नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हंसी नहीं आई तो करुण रस, और अगर हंसी आई तो हास्य रस। तो यहाँ पे हंसी आई नहीं तो यह करुण रस का परिभाषा हो जाएगा ना। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वह है हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक। देखिए यहाँ पे शोक आ गया। शोक से जब शोक आ गया तो हम पहले ही यह समझ जाएंगे कि हमारा जो यह एग्जाम्पल है वह करुण रस का है। लेकिन फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में यही पूछ दे कि हास्य रस और करुण रस का परिभाषा और एग्जाम्पल दीजिए। हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही एग्जाम्पल दे दे और पूछ दे कि बताइए कि यह जो एग्जाम्पल है यह किस रस का है। लेकिन आपको केवल 2 ही रस पढ़ना है, एक हास्य रस और एक करुण रस। हंसी आए तो हास्य रस, हंसी नहीं आए तो करुण रस। सबसे आसान फार्मूला हमें यही याद रखना है। और रही बात परिभाषा की, तो परिभाषा करना तो बहुत ही आसान हो गया है। और ये आप ऐसा मत सोचिएगा कि अगर ऐसा परिभाषा हम लिखेंगे तो हमारा कहीं नंबर न कट जाएगा। नहीं, आपको एग्जामिनर पूरा मार्क्स देगा, पूरे के पूरे मार्क्स आपको देगा। आपका 1 नंबर भी नहीं काटेगा और आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे। और जो इसका परिभाषा है वह बहुत ही आसान है। देखिए, मैं आपको खुद बिना देखे इसे सुनाऊंगा। हास्य रस का हम परिभाषा सुना रहे हैं। पहले, हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है जब हास्य नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस की उत्पत्ति होती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वह है शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास्य ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और जो करुण रस का परिभाषा है वह है करुण रस का अस्थायी भाव शोक है जब शोक नामक अस्थायी भाव
विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग करता है तो करुण रस की उत्पत्ति होती है। और एग्जाम्पल जो है इसका वह है मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। बस फ्रेंड, इसमें आपको अस्थाई भाव याद रखना है। अस्थाई भाव से रस का नाम भी याद रखना है, यह नहीं कि रस का नाम मत याद रखना, रस का नाम और अस्थाई भाव याद करना है, और उसके जरिए आप पूरे के पूरे परिभाषा को बना जाएंगे। हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी बोर्ड क्लास 10th में जो अलंकार पूछेगा वह 3 ठो अलंकार पूछेगा। या तो वह उपमा अलंकार पूछेगा, या तो वह रूपक अलंकार पूछेगा, और या तो अगर वह तीसरा अलंकार पूछ सकता है वह है उत्प्रेक्षा। यह तीनों अलंकार में से वह कोई एक अलंकार पूछेगा। और वो जो क्वेश्चन पूछे करने का तरीका उसका होगा वह देखिए इस प्रकार होगा। वह पूछेगा उपमा अथवा रूपक अलंकार का लक्षण व उदाहरण लिखिए। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 ही अलंकार लिखा है, उपमा और रूपक, लेकिन हमको 3 ठो अलंकार पढ़ना है। कौन कौन सा पढ़ना है? उपमा, रूपक और एक जो तीसरा अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये 3 ठो अलंकार में से वह घुमा फिरा के 2 अलंकार का नाम देगा, और उनमें से एक अलंकार को आपको लिखना हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना अथवा। अथवा का मतलब कि यानी कि इस या तो उपमा अलंकार का लिखो परिभाषा, या तो रूपक अलंकार का लिखो। दोनों में से हमें किसी एक का परिभाषा लिखना है और एक उदाहरण लिखना है। तो हम क्या करेंगे, उपमा अलंकार पढ़ेंगे और रूपक अलंकार पढ़ेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ेंगे। तो इसका जो एक परिभाषा, जो उसका परिभाषा होगा उस पर 1 मार्क्स मिलेगा, और जो इसका उदाहरण होगा उस पर 1 मार्क्स मिलेगा। टोटल मिला के हमें इस क्वेश्चन से कितने मार्क्स मिलेंगे? 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में तैयार करेंगे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है। तो ये रहा हमारा उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार का जो परिभाषा है वह क्या होगा कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाती है या समानता बताई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। क्या कह रहा है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु की, यानी कि किसी व्यक्ति हो या कोई वस्तु हो, और वही किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु यानी कोई दूसरा व्यक्ति और वस्तु हो, उनमें क्या किया जाए, समानता बताई जाए या तुलना बताई जाए। वो भी जो बताई जाए तो उसमें जो गुण धर्म हो उसका, जो क्वालिटी हो उसका एक जैसा हो, समान हो, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। जैसे कि राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। राधा के जो चरण हैं वह गुलाब के समान क्या है? कोमल है। तो राधा एक हो गई और एक हो गया गुलाब। देखिए इन दोनों में समानता बताई गई है, और क्या बताई गई कि कोमल है। देखिए गुलाब भी कोमल होता है, और जो राधा का चरण की बात की गई है वो भी कोमल है। यानी कि दोनों हमें क्या बताई गई है? समानता बताई गई है। इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? यहाँ पे उपमा अलंकार है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब उपमा अलंकार का परिभाषा पूछेगा तो सबसे पहले हम जो परिभाषा लिखेंगे कि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से जब बताई जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे राधा के चरण गुलाब के समान कोमल है। अब इसको थोड़ा से और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ राधा के चरण की समानता गुलाब से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। ये तो रहा उपमा अलंकार। और जो दूसरा अलंकार है वह है रूपक अलंकार। और कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। अब जो रूपक अलंकार का परिभाषा बनेगा वह क्या बनेगा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है, अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पे कि भेद रहित आरोप, यानी कि जिसके आरोप का हम भेद ही न कर पाए,
किसी प्रकार की भेद ही नहीं कर पाए तो उसे हम भेद रहित बोलते हैं। तो क्या बोला कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है और उपमेय और उपमान में अभिन्नता यानी कि अलग अलग वाली कोई बात ही ना हो, मतलब समझ लीजिए कि उसमें किसी भी प्रकार की चूक न निकाल पाए, ठीक है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। देखिए यहाँ पे मुख का जो अभिन्नता प्रकट की गई है वह चंद्रमा से की गई है, और यहाँ पे जो मन का अभिन्नता प्रकट की गई है वह सागर से की गई है। तो इसका जो परिभाषा क्या बनेगा कि जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है अर्थात उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाती है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब जो इसका हम उदाहरण बनाएंगे वो होगा मुख चंद्र तुम्हारा देख सके, मन सागर मेरा लहराता। अब इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे कि यहाँ मुख में चंद्रमा का और मन में सागर का भेद न करके एक रूपता बताई गई है। अब जो तीसरा अलंकार है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार का जो परिभाषा है वह है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो ये जो उपमेय और उपमान है, आप इसमें कंफ्यूज होते होंगे कि ये उपमेय क्या है उपमान क्या है। तो उपमेय और उपमान को पढ़ने से पहले हमें बहुत ही लंबा टॉपिक पढ़ना होगा, इसलिए इसके बारे में हम न ही जाने तो अच्छा होगा। हम ये नहीं कहेंगे कि आप इस बात से परिचित रहें, लेकिन अगर आप इसे जानना ही चाहते हैं तो आप बाद में इसे जान जाइएगा, क्योंकि हमें जो है मार्क्स गेन करने हैं और इन बातों पे जो ध्यान देने का हमारा समय था वह अब चला गया है। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। मतलब कि जब उपमेय में उपमान की संभावना मतलब कि वो कंफर्म ना रहे कोई बात, बस उसमें डाउटफुल रहे, डाउटफुल मतलब कि उसमें डाउट बना रहे कि हाँ यही है कि नहीं है ऐसे वैसे, तो यहाँ पे की संभावना हो जाता है वहाँ पे ना। तो वही बोल रहा है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, मतलब कि इसको उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने में अगर आप मतलब कि उत्प्रेक्षा अलंकार को आप पहचानना चाहते हैं तो उसमें उसका जो वो एग्जाम्पल दिया रहता है उसमें मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु इस प्रकार के जो वाचक शब्द हैं वह आए ही रहते हैं, क्योंकि संभावना में देखिए ये आ ही जाएगा। जैसे मैं बोल दूं कि मानो वह खाना खा लिया, तो मानो हम उसे मान रहे हैं कि वह खाना खा लिया होगा, लेकिन वह खाना खाया है कि नहीं ये तो कंफर्म नहीं है, उसमें तो हमने संभावना व्यक्त किया। तो उसी प्रकार ये जो वाचक शब्द हैं यह उत्प्रेक्षा अलंकार के हैं। अब इसका जो उदाहरण है वह है सोहत ओढ़े पीटू पटू श्याम सलोने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। देखिए ये आ गया ना यहाँ पे मनौ, तो ये जो मनौ शब्द इसी से हम पहचान गए कि यह क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो फिलहाल यहाँ पे हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये 3 ठो अलंकार था और तीनों अलंकार में से आपको एक ही अलंकार लिखना होगा जब भी लिखना होगा, क्योंकि जो एग्जाम है ना उसमें 2 ठो आपको जब भी देगा 2 अलंकार पक्का देगा और दोनों में से एक ही लिखना होगा, और जो लिखना होगा उसके एग्जाम्पल पे 1 नंबर और उसके परिभाषा पे 1 नंबर मिलेंगे। टोटल मिला के आपको 2 मार्क्स मिलेंगे इस टॉपिक से। फ्रेंड हमारा जो अगला टॉपिक है वह है छंद। आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में 2 छंद पढ़ना है, एक रोला पढ़ना है और जो दूसरा पढ़ना है वह पढ़ना है सोरथा। दोनों में से एक छंद आपको एग्जाम में पूछेगा। देखिए यहाँ पे वो क्वेश्चन के माध्यम से लिखा है ना कि रोला अथवा सोरथा छंद का लक्षण लिखकर उदाहरण भी दीजिए।
इसका जो आप परिभाषा लिखेंगे उस पर 1 मार्क्स मिलेगा और जो इसका उदाहरण लिखेंगे उस पर 1 मार्क्स मिलेगा। कुल मिला के आपको 2 मार्क्स इस पे मिलेंगे। देखिए 2 मार्क्स आपको रस पे मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको अलंकार पे मिलेंगे और 2 मार्क्स आपको छंद पे मिलेंगे। कुल मिला के आपको इस टॉपिक से टोटल 6 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स। बस आपको करना क्या है, 2 रस याद करना है और 3 ठो अलंकार याद करना है और 2 ठो छंद याद करना है। बस इतने टॉपिक से आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो ये जो छंद पे आपको क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, वह कुछ इस प्रकार पूछेगा कि रोला अथवा सोरठा में से किसी एक छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए, या तो वह इस प्रकार पूछेगा कि रोला छंद की परिभाषा, लक्षण लिखिए तथा उदाहरण दीजिए। अगर इस प्रकार से वो नहीं पूछेगा तो तीसरा इस प्रकार से वो पूछ सकता है कि सोरठा छंद की परिभाषा, लक्षण और उदाहरण सहित दीजिए। मतलब कुल मिला के आपको 2 छंद पढ़ना है और दोनों में से वह एक छंद पूछेगा, घुमा फिरा के आपसे किसी प्रकार पूछेगा। बस उसमें आपको एक परिभाषा लिखना होगा और एक उसका एग्जाम्पल लिखना होगा। बस आपके 2 मार्क्स बन जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं रोला छंद। अब रोला छंद का जो परिभाषा है वह है कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। मतलब कि यह जो रोला है इसमें 4 पंक्तियां होंगी। देखिए 1 2 3 4 सममात्रिक छंद है, यानी कि सभी में मात्राएं जो होंगी वह समान होंगी। जो मात्राएं इसमें होंगी वही इसमें होंगी और वही मात्राएं इसमें होंगी और वही इसमें होंगी। सब में समान मात्राएं होंगी। तो वही है कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक चरण और यहाँ से यहाँ दूसरा, फिर यहाँ से तीसरा, फिर यहाँ से चौथा, फिर यहाँ से 5वां, फिर 6वां, फिर 7वां, फिर 8वां। तो वही है कि इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तो जो इसका एग्जाम्पल है वह है, जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। ये रहा एग्जाम्पल। लेकिन जो ये छंद है इसका जो एग्जाम्पल हम लिखते हैं तो इस प्रकार केवल लिख के नहीं छोड़ देते हैं। इसमें लघु गुरु का मात्राएं लगानी होती है। अब लघु गुरु का जो मात्राएं लगानी है उसके रूल को हमें इससे पहले अध्ययन करना होगा। फिर हमें मालूम होगा कि कहाँ पे लघु लगाना है, कहाँ पे गुरु लगाना है। कुछ लोग को तो इतना भी नहीं मालूम होगा कि गुरु लघु होता क्या है। चलिए इस एग्जाम्पल में लघु गुरु का मात्रा लगाने से पहले हम लघु गुरु की मात्रा किस प्रकार लगाते हैं उसके तरीके को और उसके नियम को पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आप ऑटोमेटिक इसकी मात्राओं को लगाना शुरू कर देंगे। छंद में लघु गुरु की मात्रा लगाना हम सीखेंगे। तो आपको इससे पहले आपको ये सब मालूम होगा कि जो मात्रा है वह वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उसी को हम मात्रा कहते हैं। और जो मात्रा है वह टोटल 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो होता है लघु, और जो दूसरा होता है गुरु, और जो तीसरा होता है वह होता है प्लूट। लघु का जो सिंबल होता है इस प्रकार का होता है और जो गुरु का सिंबल होता है वह एस की आकृति का लगभग होता है। ठीक। और जो प्लूट होता है वो जैसे देखिए यहाँ पे ओम, ये जो बना है ना यही है प्लूट। ठीक। लेकिन लघु होता क्या है, गुरु क्या होता है, प्लूट क्या होता है, इसका हम यूज करेंगे कैसे, किस प्रकार करेंगे, यह सब देखेंगे पहले। तो देखिए जो लघु की मात्रा होती है वह अ पे, ई पे, उ पे लगती है। और जो गुरु की मात्रा होती है वह आ की मात्रा पे, बड़ी की मात्रा पे, बड़ा ऊ की मात्रा पे, ए, ओ, औ, इन मात्राओं पे वह लगती है। जैसे देखिए काजल, अगर लिखा है काजल
और इस पे अगर हमें लघु और गुरु का जब मात्रा लगाना होगा तो यहाँ पे देखिए ये आ की मात्रा है ना, तो आप मैंने बताया ना कि आपको गुरु की मात्रा लगेगा। कौन सा मात्रा लगेगा? गुरु की। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसे गुरु, यस का सिंबल बन जाएगा और यहाँ पे ये 1 का सिंबल। ठीक, यानी कि ये गुरु, ये लघु, ये लघु, क्योंकि यहाँ पे देखिए अ की मात्रा है। देखिए ज प्लस अ, यहाँ पे मात्राओं का सिर्फ खेल है। ये ज लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ज प्लस अ। तो यहाँ पे क्या हो गया? यह लघु का मात्रा हो गया और यहाँ पे कौन सी मात्रा हो गया? गुरु का। इसी प्रकार हम लगाएंगे, लेकिन इतने से ही नहीं होगा, इसका थोड़ा सा और रूल है जो हमें पढ़ना आवश्यक होगा। इसका जो अन्य नियम है वह है पहला, देखिए अगर शब्द के शुरुआत का अक्षर अधूरा है तो उसकी कोई मात्रा नहीं होगी। मतलब कि अगर कोई एग्जाम्पल में जैसे देखिए कि ये लिखा गया ना कि क्या क्या, जो पहला आपका रूल है वह बोल रहा है कि कोई अक्षर दिया गया और उसका जो पहला शब्द है यह, वह क्या है कि अगर अधूरा है, अधूरा मतलब कि आधा है, वह पूरा नहीं है, तो क्या कर उसकी कोई भी मात्रा नहीं होगी। यानी कि अगर एक तरह से हम देखें तो अगर हमें क को पूरा जब लिखना होगा तो ये किस प्रकार लिखा रहेगा? क प्लस अ, और जब इसमें से हम अ को हटा ही देंगे तो ये क्या हो जाएगा? अधूरा हो जाएगा। अधूरा हो जाएगा ना, मतलब कि ये अधूरा हो गया। और हमको क्या करना है कि मात्राओं का खेल है। जब इसमें मात्रा है ही नहीं तो हम किस प्रकार का लघु गुरु लगाएंगे? नहीं लगाएंगे ना। तो वही समझ में आ रहा है ना कि जैसे एक बार फिर से देखिए, जैसे मान लीजिए ग है, ग, ये पूरा ग है, आप मुंह से बोल कर देखिए ग, तो ग में क्या हो रहा है कि ग आ रहा है और अ आ रहा है, दोनों आ रहे हैं ना। यानी कि इस ग में जो है अ जुड़ा हुआ है, ये अ की मात्रा पहले से लगी हुई है। लेकिन जब हम इस अ को यहाँ से समाप्त कर दें तो यह आधा ग रह जाएगा ना, यानी कि यह अधूरा रह जाएगा। तो यह अधूरा जो वही बोल रहा है कि अगर कोई शब्द दिया गया है और उसका जो पहला अक्षर है, लेकिन ध्यान रखिएगा उसका जो पहला अक्षर, ये जो पहला वाला ये अगर ये अधूरा है तो हम क्या करेंगे? उसका कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे। जैसे अगर क्या लिखा गया है तो हम क्या करेंगे? इसका कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे और यह गुरु हो जाएगा। यह गुरु क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। दूसरा नियम देखिए, जो दूसरा नियम है वह कह रहा है कि किसी शब्द का प्रथम अक्षर छोड़कर अन्य कोई अक्षर अधूरा है तो उसके पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर दिया जाता है। समझ में आया? देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। बोल रहा है कि अगर कोई अक्षर दिया गया है, जैसे मान लीजिए यह लिखा गया है चक्कर, ठीक, और बोल रहा है कि इसके पहले अक्षर को छोड़कर उसके बाद अगर कोई अक्षर अधूरा है ना, वही बोला ना कि किसी शब्द का प्रथम अक्षर छोड़कर अन्य कोई अक्षर अधूरा है। अधूरा मतलब इसे बता ही दिया पहले, तो ये अधूरा है और इस पहले अक्षर को छोड़कर, तो बोला क्या कि पहला अक्षर क्या हो जाएगा? दीर्घ मान लेंगे। पहले अक्षर को क्या मान लेंगे? दीर्घ। यहाँ पे देखिए अगर रूल के हिसाब से देखें तो यहाँ पे अ की मात्रा है और यहाँ पे हमें क्या होना चाहिए? लघु होना चाहिए, लेकिन हमें लघु नहीं मानकर इस रूल के हिसाब से हमें दीर्घ मानना होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? वही बोल रहा है कि इसका जो पहला अक्षर हुआ दीर्घ मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया गया है, कुत्ता। अब यहाँ पे देखिए ये छोटा ऊ का मात्रा है। अब छोटा ऊ का जो मात्रा है इसका जो हमारा सिंबल बनेगा वह बनेगा लघु का। लेकिन अगर रूल के हिसाब से देखें तो ये जो अक्षर अधूरा है यह क्या करेगा? इसको गुरु का सिंबल बना देगा। ठीक, और यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो इसको गुरु बना दिया पहले ही और ये इसका गुरु बन गया। गुरु का मतलब वो गुरु चेला वाला गुरु नहीं, ये लघु गुरु। कौन सा गुरु? लघु ये, और जो गुरु है वह यह गुरु है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए तो दिया गया है बिल्ली। बिल्ली को भी देख लीजिए एक बार। ये जो बिल्ली लिखा है पहला अक्षर छोड़कर ये अधूरा है। यहाँ पे लघु होना चाहिए लेकिन यहाँ पे लघु, ये जो अक्षर है अधूरा होने के कारण यहाँ पे गुरु हो जाएगा और यहाँ पे गुरु हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो तीसरा रूल है, तीसरा रूल क्या बोल रहा है? जो तीसरा रूल है वह बोल रहा है कि
किसी भी शब्द में लगातार 2 अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है। क्या कह रहा है कि किसी भी शब्द में लगातार 2 अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है। देखिए बोला कि कोई शब्द हो और उसके लगातार 2 अक्षर अधूरे हों, जैसे देख लीजिए मत्स्य, है ना। देखिए यस एक शब्द है और इसका देखिए ये भी अधूरा है और ये भी अधूरा है, एक लगातार यानी कि बारी बारी एक साथ, मतलब कि अभी एक है फिर इसके बाद तुरंत ही एक हो गया, उसी को लगातार। तो देखिए यहाँ पे तो अधूरा है और यहाँ पे तो सभी अधूरा हो गया, यानी कि लगातार 2 अक्षर अधूरे हो गए। तो बोला क्या कि किसी शब्द में लगातार 2 अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है, यानी कि ये लघु हो गया म का पहले ही और फिर इसकी मात्रा जो ये भी हो जाएगा। अरे यहाँ पे आप ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यहाँ पे तुरंत साथ में साथ, लेकिन यहाँ पे भी तो इसी के बाद है ना, जस्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा और यहाँ पे गुरु का मात्रा बनेगा। एक बार रूल देखिए फिर से देख लीजिए, किसी भी शब्द में लगातार 2 अक्षर अधूरे हों तो उसकी मात्रा लघु होती है। तो लगातार 2 अक्षर, देखिए इसके बाद ही ये देखिए ये पहला अक्षर हो गया, इसके बाद ये दूसरा अक्षर हो गया, तो लगातार ही हो गया ना। ठीक है, अब अगला जो रूल है वो अगला रूल जो है वो है अनुस्वार, यानी कि कोई अनुस्वार, अनुस्वार इसे देखिए अनुस्वार इसे कहते हैं, ये जो यहाँ पे बिंदी होती है ऊपर अंक की मात्रा, इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और जब कोई अनुस्वार आएगा तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, गुरु। और जो अगर कोई विसर्ग दिया रहेगा तो भी वह गुरु ही होगा ना। तो पहला नियम क्या था कि पहला नियम था कि अगर कोई मात्रा का, अगर कोई शब्द दिया गया है और उसका जो पहला शब्द है अगर वह अधूरा है तो उसका कोई भी मात्रा नहीं होगी। और जो दूसरा रूल बोला उसमें बोला कि किसी शब्द के पहले अक्षर को छोड़ के अगर अन्य कोई दूसरा अक्षर अधूरा है तो उसके पहले वाला जो अक्षर होगा वह गुरु हो जाएगा। और जो तीसरा रूल है वह बोला कि किसी भी शब्द में लगातार 2 अक्षर अधूरे आएंगे तो उसका जो मात्रा होगा वह क्या होगा, लघु की मात्रा होगी। ठीक, और जो चौथे में था वह था कि अगर ये अनुस्वार आ जाए या विसर्ग आ जाए तो इसकी जो मात्रा होगी वह गुरु की होगी। और जो आखिरी रूल है वह है संयुक्त व्यंजन, यानी कि छ, त्र, ज्ञ और स्र, अगर ये सब आए तो इसकी जो मात्राएं होंगी वह भी गुरु ही होंगी। ठीक है, तो हमारा कुल मिला के कितने रूल हो गए, 5 रूल हो गए, 5 रूल हो गए। और वो 5 रूल हमें क्या करना होगा, स्मरण करना होगा। स्मरण करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा जो छंद का जो मात्राएं बनाना, लघु गुरु लगाना सब इन्हीं पे डिपेंड है। तो हमें क्या करना होगा कि इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर छंद में जोड़ते समय एक मात्रा कम या अधिक हो जाती है तो हम इसे छ, त्र, ज्ञ, स्र में कम ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर रूल है कोई छंद का कि उसमें ये पंक्ति में 13 मात्राएं होनी चाहिए, लेकिन जोड़ने पे वो 14 मात्राएं हो गई और उसमें इन चारों में से कोई दिया गया है तो इनमें से हम कम बेसी करके क्या करेंगे कि उसको हम 13 ही बना देंगे। ठीक, और कहीं पे 24 मात्राएं हैं लेकिन जोड़ने पे 23 ही मात्राएं हो रही हैं तो हम क्या करेंगे, इन्हीं की वजह से कम ज़्यादा, बोला ना कि कम ज़्यादा करके हम क्या करेंगे, मात्राओं को जितना मात्राएं बोली रहेंगी उतनी मात्राएं बना देंगे। लेकिन उस लाइन में यह क्षेत्र गेस्र आना चाहिए, अगर ये सब नहीं है तो हम वह मात्राएं अपने से नहीं बढ़ा पाएंगे। अब आपको एक लास्ट चीज़ और बतानी थी कि जो लघु होती है, लघु यानी एक ना, इसको हम एक ही मान लें। तो ये जो लघु है यह, इसमें जब हम जोड़ते हैं तो एक जोड़ते हैं, कितने जोड़ते हैं, एक। समझ में आया एक का मतलब, अभी बता रहे हैं। और जो गुरु होता है, गुरु इसका सिंबल ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं, हम 2 जोड़ते हैं, जैसे काजल, काजल। अब इसमें देखिए ये जो है का, ये क्या है, गुरु, और ये लघु और ये लघु। अब इसकी देखो, इसको हम 2 मानेंगे, इसको 1 और इसको 1, टोटल मिला के इसमें कितनी मात्राएं होगी, 2, 1, 3, 1, 4।
आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में ना? मतलब कि अगर लघु आएगा तो हम एक जोड़ेंगे और गुरु आएगा तो हम दो जोड़ेंगे। अरे वो जो एग्जाम्पल में है कि इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, तो इसके पहले और दूसरे चरण में 11-11, तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो वो जो 24, 11 और 13 मात्राएं होती हैं वह इसी प्रकार हम जोड़ते हैं कि उस लघु को हम एक मान लेते हैं, गुरु को दो मानते हैं, और फिर इन्हें इसी प्रकार जो ये बताया ना काजल को ऐड करके। एक और देख लीजिए, जैसे गायक, फिर ये क्या हो गया गुरु, ये लघु, ये लघु। देखिए इसमें 2 1 3 1 4 4 मात्राएं हो गई ना। तो उसके उदाहरण के जो मात्राएं गिनते हैं ना, इसी प्रकार काउंट करते हैं उसको। तो यह रहा लघु गुरु लगाने का तरीका। कितने तरीके मैंने बताया आपको? 5 तरीके। पहले तरीके में एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। पहले तरीके में क्या करना है कि अगर पहला अक्षर अधूरा है तो हम उसका कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। और जो दूसरा तरीका था उसमें था कि पहले को छोड़कर अगर दूसरा अक्षर अधूरा है तो हम पहले को क्या करेंगे? गुरु मान लेंगे। और जो तीसरा था हमारा रूल, उसमें क्या बोला था कि अगर लगातार दो अक्षर अधूरे आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे? लघु मान लेंगे ना। और जो चौथा था वह था कि अगर अंक की मात्रा आ जाए यानी अनुस्वार आ जाए और विसर्ग आ जाए तो हम वहाँ पे कौन सी मात्रा लगाएंगे? गुरु की मात्रा लगाएंगे। और जो हमारा पांचवा और आखिरी था वह था संयुक्त व्यंजन यानी छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो अक्षर आएंगे इनके भी हम मात्राएं क्या लगाएंगे? गुरु लगाएंगे। तो अब हम लघु गुरु लगाना सीख चुके हैं। अब चलते हैं हम अपना जो एग्जाम्पल है उसमें लघु गुरु लगाएंगे। तो इसका परिभाषा जो क्या है कि यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। सॉरी, यहाँ पे एक लाइन बढ़ा दीजिएगा कि इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से, कितने के? 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। यानी कि आपकी इस लाइन में 11 मात्राएं और इस लाइन में 13 मात्राएं होंगी। टोटल मिला के 11 और 13 मिला के टोटल कितनी मात्राएं होंगी? 24। और उसी प्रकार इसमें भी 24 मात्राएं होंगी और इसमें भी 24 मात्राएं होंगी और इस वाले में भी 24 मात्राएं होंगी। ठीक है, तो देखिए हम इसमें लघु गुरु लगाते हैं। तो ये देखिए जीती मतलब कि देखिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है और बड़ी की मात्रा का क्या होगा? गुरु हो जाएगा। और इसमें भी बड़ी की मात्रा लगी है तो यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा तो फिर इसमें गुरु, फिर यहाँ पे गुरु हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगी है। अब यहाँ पे देखिए छोटा ऊ का मात्रा है, छोटा ऊ है, छोटा ऊ यानी कि लघु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए बड़ी ई है और बड़ी ई की जो होगी मात्रा वो होगी गुरु। आ रहा है समझ में ना? आपको पूरा रूल तो मैंने बता ही दिया, अब तो आप आसानी से कर ले रहे होंगे। अब देखिए इनको जब हम काउंट करते हैं, लेकिन ठीक है काउंट न करें, पहले हम ये एक लाइन पूरा लघु गुरु लगा लें फिर हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है। कौन सी मात्रा है? छोटी ई की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई मतलब कि लघु, यहाँ पे लघु हो जाएगा। और यहाँ पे जो मात्रा बनेगी वो कौन सी मात्रा बनेगी? यहाँ पे बन जाएगी गुरु की मात्रा। और यहाँ पे देखिए एक ही मात्रा है तो फिर यहाँ पे गुरु की मात्रा बन जाएगी ना। फिर यहाँ पे देखिए भारत जो लिखा है इसमें जो आ की मात्रा है तो ये गुरु बना देगा। फिर यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु बन जाएगा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा, फिर यहाँ पे गुरु और फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुरु। अब देखिए फिर हम अपनी परिभाषा पे आते हैं। क्या बोला कि इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से, मतलब कि इसमें 11 और इसमें कितनी होनी चाहिए? 13। तो देखिए देखिए बताया था मैंने आपको कि लघु होगा तो एक जोड़ेंगे और जब गुरु होगा तो 2 जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 फिर 6 ना। देखिए 2 में 2 जोड़ोगे 4, फिर 4 में 2 जोड़ोगे 6, 6 में 2 जोड़ोगे 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 से 11। इसमें 11 मात्राएं हो गई। और इसमें देखिए 2 4 6 8 10 11 12 13, यहाँ पे 13 मात्रा हो गई ना। अब यहाँ पे दोनों मिला के कितनी मात्राएं होंगी? 24 मात्राएं हो गई ना। तो
तो वही बस देखिए, आप ये अगर ये याद भी नहीं है आपको, एक तरह से देख समझिए कि आपको ये याद भी नहीं है, तो आप ये जो एग्जाम्पल इसके जरिए बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें यह एक 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक यानी कि इसमें समान मात्राएं होंगी, ठीक। इसके प्रत्येक चरण में, प्रत्येक ये जो चरण है, इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु, और यहाँ पे लघु हो जाएगा ना। और फिर देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी कोई मात्रा है नहीं तो यहाँ पे भी लघु, यहाँ पे भी लघु हो जाएगा। यहाँ पे एक ही मात्रा है तो एक ही मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे कोई मात्रा नहीं तो लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे लघु। आप अब तो आपको धीमे धीमे सब आ ही गया होगा। फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु होगा ना। अब देखिए यहाँ पे जो रूल आपको याद होगा कि अगर कोई मात्रा अधूरा है तो उसके आगे वाला जो अक्षर है वह क्या हो जाएगा, गुरु बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। और फिर देखिए यहाँ पे जो है मुगल, छोटाओं की मात्रा लघु लघु लघु, ठीक, समझ में आया। और यहाँ पे देखिए छोटाओं की मात्रा लघु, फिर गुरु, फिर गुरु, ठीक। फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे गुरु, फिर यहाँ पे गुरु, लघु 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 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे गुरु। आ रहा है समझ में सब, बस वो आप रूल याद कर लीजिए, बस उसके बाद आप तो ऐसे ही लगाते पूरा चले जाएंगे, इसमें आप तेजू खान बन जाएंगे पूरा एकदम। फिर यहाँ पे देखिए अंक की मात्रा आ गया ना, अनुस्वार, और जब अनुस्वार आएगा तो क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो फिर यहाँ पे गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे न यानी कि लघु, फिर यहाँ पे लघु हो जाएगा, यहाँ पे गुरु, और यहाँ पे गुरु हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अ की मात्रा है तो अ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए ए की मात्रा है तो यहाँ पे भी गुरु हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए लघु की मात्रा, फिर यहाँ पे बड़ी की मात्रा तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए प्रसिद्ध, प्र पे देखिए यहाँ पे बोला ना कि प्र, बोलिए प्र ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए छोटी ई की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है ना, लेकिन देखिए यहाँ पे जो आधा है इसके जरिए यहाँ पे कौन सी मात्रा बन जाएगी, गुरु बन जाएगी ना, रूल में बताया आपको। और यहाँ पे जो यह केवल द बचेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, लघु की मात्रा हो जाएगी। फिर यहाँ पे लघु की मात्रा, लघु की मात्रा, लघु की मात्रा होगी ना, फिर यहाँ पे लघु की मात्रा। लेकिन आपको मालूम होगा कि ये जो त्र है, त्र, ये कौन सी मात्रा बन जाएगी बताइए। मैंने बताया ना आपको जो 5 और रूल था, छ, त्र, ज्ञ, स्र, तो यहाँ पे कौन सी मात्रा बन जाएगी, गुरु की मात्रा बन जाएगी, बनेगी ना। ये जो मात्रा होगी ये किसकी होगी, गुरु की मात्रा होगी। अब ये जो बड़ाऊ की मात्रा है तो बड़ाऊ की मात्रा क्या होगी, गुरु की मात्रा हो जाएगी। और जो यह सिंपल है तो यहाँ पे लघु की मात्रा बन जाएगा। और ये जो शिवाजी लिखा है तो शिवाजी पे छोटी, सी पे छोटी की मात्रा तो यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे आ की मात्रा तो गुरु, फिर यहाँ पे गुरु ना। अब इन्हें काउंट करते हैं, देखते हैं कि क्या जो रूल बोला है, जो एग्जाम्पल में लिखे हैं, सब फॉलो कर रहा है कि नहीं यह रूल ना। तो यहाँ पे पहले वाले में हम चेक कर लिए, दूसरे वाले में देखते हैं 1 2 3 4, फिर इसका 2, 4 2 6 7 8 9 10 11, इसमें भी 11 है। और इसमें देखते हैं 13 है कि नहीं, 2 4 6 8 9 10 11 12 13, ये तो पक्का सही हो गया। अब जो तीसरी लाइन इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ओ सॉरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसमें 11 होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 हो गया। और यहाँ पे देखिए 1, फिर 1 2 3 3 2 5 5 2 7,
फिर 8 9 9 4 13, इसमें क्या है 13 है ना। और ये स्लाइड में देखिए, और यहाँ पे देखिए 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10 10 1 11, इसमें 11 हो गया। और इसमें देखिए 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11 11 2 13, यानी कि सभी में एक में 11 मात्रा है तो एक में 13 मात्रा है ना। और हमारा जो ये रूल है पूरा फॉलो कर रहा है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो इसका परिभाषा होगा वह होगा, यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं। तो ये रहा हमारा रोला। कौन सा छंद था? रोला। अब नेक्स्ट जो दूसरा छंद है वो कौन सा छंद है? सोरठा। अब सोरठा का जो परिभाषा है वह है कि ये सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, चारण नहीं चरण। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। क्या बोला कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध मीन्स आधा, सममात्रिक माने समान मात्राओं वाली। तो यानी कि जो सोरठा है वह एक आधा समान मात्राओं वाली छंद है, ऐसे समझिए। क्या है कि आधा समान मात्राओं वाली छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं ना। इसमें कितने चरण थे? जो रोला था उसमें 8 चरण थे। और इसमें कितने चरण होंगे? इसमें कितने चरण हैं? देखिए कहाँ गया, कहाँ गया जी। इसमें 4 चरण होते हैं। और इसके जो 4 चरण होंगे, यानी देखिए ये 4 जो चरण हैं, इसके पहले एवं तीसरे चरण में, ये जो पहला है और जो तीसरा चरण है, इसमें कितनी मात्राएं होंगी? 11-11। और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 13-13 मात्राएं, यानी इसमें 11 होंगी, इसमें 11 होंगी और इसमें 13 होंगी, इसमें 13 होंगी। ठीक है। चरण इस प्रकार, चरण ये तो लाइन बन गई ना। चरण मतलब जैसे कि यह हो गया एक चरण, फिर यहाँ पे दूसरा चरण, फिर ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। तो वही हो गया। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी ना। तो सोरठा की जो परिभाषा है वह है कि सोरठा एक अर्ध सममात्रिक छंद, एक आधा समान मात्राओं वाली छंद है। और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11, पहले चरण में 11 और तीसरे चरण में 11, और जो दूसरा चरण है उसमें 13, और जो चौथा चरण है उसमें भी 13 मात्राएं होंगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है उसे हम देखते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वह है, देखिए यहाँ पे, जे ही सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो परिभाषा क्या था कि यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में, यानी यहाँ पे 11 और यहाँ पे 11 मात्राएं होंगी। यह पहला चरण है ना, और ये दूसरा चरण है, और यह तीसरा चरण है, और यह चौथा चरण है। तो जो वो परिभाषा था उसमें क्या बोला कि पहला जो चरण है और जो तीसरा चरण है इसमें 11 मात्राएं होंगी, इसमें 11 मात्राएं होंगी। और जो दूसरा चरण है और जो चौथा चरण है इसमें 13 मात्राएं होंगी। तो ये जो ए की मात्रा है यहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएगी? गुरु की होगी। और ये छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? लघु की मात्रा होगा ना। यहाँ पे लघु का मात्रा हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए फिर यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा, तो यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, ये होगा। फिर यहाँ पे देखिए लघु की मात्रा, यहाँ पे लघु की मात्रा, फिर यहाँ पे गुरु की मात्रा, और यहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएगी? लघु की मात्रा हो जाएगी, होगी ना। फिर क्या? गणनायक, लघु लघु,
फिर यहाँ पे गुरु लघु लघु हो जाएगा। करीवर, फिर यहाँ पे लघु की मात्रा छोटी की है तो फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर बदन पे फिर लघु लघु लघु, और यहाँ पे जो मात्रा होगी क का यानी कि लघु, फिर यहाँ पे लघु, यहाँ पे लघु हो जाएगा ना। फिर यहाँ पे देखिए लघु हो जाएगा, और ये देखिए आधा मात्रा, इसलिए ये जो छोटाओं की मात्रा ये क्या हो जाएगा, गुरु बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है र है आधा है। तो इसके जरिए जो रूल था ना कि कोई मात्रा अधूरा है तो उसके आगे वाला गुरु हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुरु बन गया। फिर यहाँ ये क्या बनेगा, और यह लघु बन जाएगा, ये वाला मान लीजिए, और इसका जो ये लघु है ये हो गया, ठीक। और जो सो है, सो ये क्या हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। फिर ये छोटी की मात्रा तो लघु, फिर यहाँ पे लघु, और यहाँ पे जो ये बनेगा ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे छोटी की मात्रा तो लघु बन जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए ये जो ध की मात्रा है इसकी वजह से यह कौन सी मात्रा बन जाएगी, गुरु की मात्रा बनेगी। आ रहे हैं समझ में। ये थोड़ा सा कट भी कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि पहले आप कैसे बनाएंगे वो समझा रहे हैं। यहाँ पे लघु होगा क्योंकि यह इसमें चला जाएगा, जो इसमें चलेगा तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ की मात्रा है तो फिर यहाँ पे गुरु हो जाएगा। फिर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है तो यहाँ पे कौन सी मात्रा हो जाएगी, यहाँ पे लघु की मात्रा हो जाएगी। फिर यहाँ पे छोटाओं की मात्रा है तो लघु, फिर यहाँ पे लघु, फिर यहाँ पे लघु, और फिर यहाँ पे लघु। फिर सिंपल है तो सब लघु ही हो जाएगा ना। आप यहाँ पे एक लाइन बढ़ा के लिख दीजिएगा। वो लाइन जो है वह है कि यहाँ पे देखिए जो ये परिभाषा इसका है वह है कि स्वरथा एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे तथा चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। और देखिए जब ये तो स्वरथा का परिभाषा है, अब जो दोहा का परिभाषा होता है ये पढ़ना नहीं है आपको, इसमें वो आपको अगले क्लास में पढ़ना होगा। तो जो दोहा का परिभाषा है ना उसमें क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्रा हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण है उसमें 11-11 मात्रा होगी ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ये जो स्वरथा है वह दोहा का उल्टा है, या जो दोहा है वह स्वरथा का उल्टा है ना। तो यहाँ पे हम एक लाइन बढ़ा के लिख देंगे कि यह दोहे का उल्टा है, यह दोहे का उल्टा है, ठीक। ऐसे जो एग्जामिनर है वो पढ़ेगा, कहेगा कि जो लड़का है वो टैलेंटेड है, दिमागदार है, वह उसे सभी छंदों का ज्ञान है ना। क्योंकि छंद का ज्ञान है तभी आप जाने कि ये जो स्वरथा है वह दोहे का उल्टा है, भले ही आपको छंद याद हो या ना हो।